हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये एमसीक्यू वाली सीरीज। बेटा जैसे मैंने अक्सर देखा है, अपने एक्सपीरियंस किया है, स्टूडेंट्स अक्सर डिमांड करते हैं कि सर मेरे एमसीक्यू बहुत गलत होते हैं, बाकी सब तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आया हूँ एमसीक्यू सीरीज। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट पिछले 5-6 सालों के एमसीक्यूज जो हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इस फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ एमसीक्यू पिछले 5-6 सालों के। तो बहुत देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट x इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट y। एक कोई x ऑब्जेक्ट है, उसको रिपल कर रहा है y, लेकिन x कौन सा है बेटा? सर x पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और रिपल बाय अनदर चार्ज y। अब y जो है इसको रिपल्शन कर रहा है, दैट मीन्स 100% y भी क्या रहा होगा? नेगेटिव, क्योंकि और किसी केस में तो रिपल्शन हो ही नहीं सकता, सेम टाइप के चार्ज होंगे तभी रिपल्शन होगा। However, an object z is attracted towards object y। तो एक z है जो y की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब अट्रैक्ट दो केस में हो सकता है, अगर z अनचार्ज्ड है तब भी अट्रैक्ट होगा, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और दूसरा ये केस हो सकता है कि सर ये पॉजिटिव चार्ज हो, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि z या तो अनचार्ज्ड है या पॉजिटिवली चार्ज्ड है। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस पे देखें तो सर न्यूट्रल हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 4 ऑब्जेक्ट्स w x y z each with charge plus q are held fixed at 4 points of a square of side d as shown in the figure। इस फिगर के अंदर ये चार चार्जेस, जो चार्ज पोजीशन है w x y और z, इस चारों पोजीशंस पे q प्लस q चार्ज रखा गया है, जबकि ये स्क्वायर है जिसकी साइड d है। ओके, ऑब्जेक्ट x जो है एंड z जो है, ऑब्जेक्ट x एंड z आर ऑन मिड पॉइंट्स, यानी कि ये भी मिड पॉइंट पर है बेटा और ये भी किस पे? मिड पॉइंट पर है। ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट w ऑन ऑब्जेक्ट x इज f। ये w जो है, ये x पे जो फोर्स लगा रहा है, w जो है वो x पे जो फोर्स लगा रहा है, जिसको हम कह सकते हैं w जो x पे फोर्स लगा रहा है, उसको इसने दे रखा है कितना बेटा? f। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट w ऑन z। w जो है वो z पे कितना फोर्स लगाएगा वो हमें बताना है। तो पहली चीज ये समझो बेटा कि सभी पे प्लस q चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं w और x के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो सर दैट इज d/2। कितनी है बेटा? d/2। तो अगर मैं f w x की बात करूं तो सर ये होना चाहिए kq स्क्वायर, बिकॉज यहां पर भी q है, यहां पे भी q है, kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर, एंड r इज व्हाट? सर d/2। So we can say that d/2 square, so it becomes kq square by d square, डिवाइड में जो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो ऊपर चला जाएगा, 4kq square by d square। So this force is actually given as f। Okay, now so he is asking about कि what is the magnitude of force exerted by w on z। तो w z पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होगा ये डिस्टेंस। अब पहली चीज तो ये क्लियर है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो यहां से डिस्टेंस ये d है, और ये आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या दिख रहा है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस की बात करें, wz जो है दैट इज हाइपोटेनियस, तो यू कैन से दैट wz स्क्वायर इक्वल्स टू होगा wx स्क्वायर, दैट मींस d/2 का स्क्वायर प्लस d, zx इज d और d का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सर d स्क्वायर बाय 4 और ये हो जाएगा d स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया 5/4 d स्क्वायर। दिस इज wz स्क्वायर। इज इट क्लियर? सो दिस इज डिस्टेंस wz का स्क्वायर। नाउ अगर हम फोर्स की बात करें, दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट
द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z, तो आप कहेंगे सर ये होगा K क्यू स्क्वायर, बिकॉज दोनों जगहों पर चार्ज क्या है बेटा, क्यू क्यू, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होना चाहिए, बट आर स्क्वायर दैट मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर कितना है 5/4 d स्क्वायर, सो आप कहेंगे 5d स्क्वायर बाय 4, जो डिवाइड में 4 है वो ऊपर चला गया ना, ऑब्वियस है कि 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर जो है दैट इज एफ, सो वी कैन से दैट एफ डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू 1/5, इस पूरे को मैं एक लिख रहा हूं 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, एंड दैट इज योर एफ, सो यू कैन से दैट इट इज 1/5 ऑफ एफ, दैट मीन्स जो एफ फोर्स लग रहा था उसका 1/5 होगा, तो यहां पर हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बेटा, बी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, सिर्फ ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसीजर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसे इक्वेशन 1 लिखिए और इसको आप इक्वेशन 2 लिखिए। ठीक है, और आप इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, सो वहां से भी आपको ये वैल्यू जो मिलेगी f/5 मिलेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हैं, करके दिखा देता हूं एक बार। सर इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 जब करते हैं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, दैट मीन्स हम कहेंगे सर यहां पे आएगा एफ डब्ल्यू जेड अपॉन दैट इज एफ, एंड एफ डब्ल्यू जेड इज व्हाट सर, इट इज 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन 5d स्क्वायर, बट डिवाइड में जो f है उसकी वैल्यू क्या है 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, वो डिवाइड में है तो आप लिखेंगे 4 के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे बिकॉज ये डिवीजन में है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 4 के क्यू स्क्वायर से 4 के क्यू स्क्वायर कैंसिल, एंड इट बिकम्स एक्चुअली एफ डब्ल्यू जेड बाई एफ इक्वल्स टू 1/5, hence FWZ equals to 1/5 of F. That means वो जो यहां पर फोर्स लग रहा था उसका 1/5 हो गया फोर्स। Is it clear? Okay. Next question. Next question. Sorry, similar question आ गया. Next question. 3 charges Q, minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O is, हमें ये एक फिगर दिया गया है, यहां पर 3 चार्जेस रखे गए हैं। ठीक है, मैं इस थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा कर लेता हूं, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी के साथ दिखे। ओके, नाउ लुक एट दिस कि सर यहां पर हमें क्लियरली कुछ बातें दिख रही हैं, वो क्या है देखना कि सर यहां पर माइनस क्यू रखा है या प्लस क्यू रखा है और यहां क्यू नॉट रखा है। हमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट पे नेट फोर्स जो लगेगा उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट क्यू नॉट पर एक रिपल्शन फोर्स जनरेट करेगा और ये फोर्स होगा इधर की तरफ, मैं इसको कह रहा हूं फोर्स बाय क्यू। ओके ओके, नाउ अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट मीन्स अगर हम कहें कि एफ क्यू की वैल्यू कितनी है तो आप कह सकते हैं सर ये होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा ए, सो के क्यू क्यू नॉट अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट माइनस क्यू नॉट एंड क्यू नॉट, सॉरी माइनस क्यू एंड क्यू नॉट, तो माइनस क्यू जो है चार्ज है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सो इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और वो लगेगा अपवर्ड। लाइट से मैं उस फोर्स को कह रहा हूं एफ माइनस क्यू। इज इट क्लियर? सो एफ माइनस क्यू जो है वो कितना है बेटा, सर वो भी है के क्यू क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा ए, सो ए स्क्वायर। दैट मीन्स 2 फोर्स लग रहे हैं सर, एक ऊपर एक इधर, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, जबकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। सेम दिख रहा है ना बेटा, तो 2 फोर्स हैं, अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिख रहा है, लेट से मैं कुछ टाइम के लिए दोनों को F कह देता हूं, बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था बेटा सेम, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो आप कहेंगे कि सर इस तरह से अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट F1 स्क्वायर फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड फोर्स का स्क्वायर, बिकॉज दोनों ही FF है, दैट्स वाई F स्क्वायर, 2 फर्स्ट F1 F2 दोनों ही FF है, सो यहां पर भी F स्क्वायर हो जाएगा, एंड cos 90, एंड यू ऑल नो दैट कि cos 90 क्यों आया, बिकॉज एंगल इनके बीच का 90 है। सो
cos 90 जीरो होता है, हेंस ये तो इधर से कैंसल आउट हो गया. सो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना बचा, 2f स्क्वायर अंडर द रूट, हेंस इट बिकम्स रूट 2 टाइम्स ऑफ f एंड रूट 2 टाइम्स ऑफ f. f इज व्हाट सर, f इज k q नॉट अपॉन a स्क्वायर. सो हेंस अगर आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट वन, बिकॉज इट इज रूट 2 k q नॉट बाय a स्क्वायर. इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है. ये 21 22 में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ चलते हैं हम, ठीक है. हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के. सो टू चार्ज्ड पार्टिकल p एंड q having the same charge but different mass mp and mq start from rest and travel equal distance in a uniform electric field E in time tp and tq respectively. Neglecting the effect of gravity, find the ratio of tp by tq. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि जैसे ही दो चार्ज हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों पी क्यू हैविंग द सेम चार्ज, लेट से दो हैं, एक Q और दूसरा भी Q है, ठीक है, दोनों की बात हो रही है. सर एक का मास, पहले वाले का मास है MP और इसका मास है सर MQ, ठीक है. दोनों ने रेस्ट से स्टार्ट किया, ट्रैवल किया इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोथ इज लेट से S है. दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर S डिस्टेंस ट्रैवल करी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है E. सो ऑब्वियसली दोनों ने फोर्स कितना फील किया सर, फोर्स फील किया QE, इसने भी और इसने भी फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया होगा, QE. ओके, नाउ ही इज आस्किंग अबाउट, अगर उन्होंने टाइम इन टाइम TP एंड TQ, यहां पर TP टाइम लगा और इसने TQ टाइम, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप TP बाय TQ का रेशियो फाइंड करिए. ओके, नाउ अब सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, इस फर्स्ट केस की P चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज P. सो जो चार्ज P है, चार्ज तो QE है, लेकिन अगर मैं F की बात करूं तो F इज QE, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इफ यू टॉक दैट इज F इक्वल्स टू ma होता है. यहां पर चार्ज P है, दैट्स वाई मास P है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं सर MP और ये हो जाएगा AP, ठीक है. अगर मैं यहां पर QE की वैल्यू रखूं तो मैं कह सकता हूं कि MP AP इक्वल्स टू QE. इज इट क्लियर? ओके, नाउ AP बिकम्स QE अपॉन MP. कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दिस इज एक्सेलरेशन. Now, if we talk about the distance covered by it, so it is S equals to ut plus half at square. बट जब हमें पता है चीजों के बारे में कि डिस्टेंस तो दोनों ने सेम ट्रेवल करी, लेट्स सिंस वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u कितना रहेगा, 0. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट सर, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सो इट इज u. और ये ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, सो t इक्वल्स टू कितना है बेटा, लेट इसमें गिवन है हमें क्वेश्चन में कितना, TP टाइम. ओके, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया. सो s बिकम्स हाफ a इज मींस QE अपॉन MP into TP square. Is it clear? So this is equation number 1. Now I'm going with charge Q. So second charge जो है that is Q. तो charge Q, that means capital Q. सो कैपिटल क्यू चार्ज की बात करें तो सेकंड चार्ज जो है इस पे भी फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए सर, M कैपिटल क्यू इंटू A कैपिटल क्यू. इज इट क्लियर? ओके, और हमें पता है कि फोर्स कितना लग रहा है, QE. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट QE इक्वल्स टू MQ एंड AQ. फ्रॉम हियर वी कैन से दैट AQ इक्वल्स टू QE अपॉन MQ. Similarly, from S equals to ut plus half at square, since we know that it is starting from rest and time is talking about T capital Q. It is given T capital Q, so that is a wrong assumption. ये given है बेटा, कैपिटल Q है, ठीक है. सो अगर मैं कैपिटल Q ये रखूं तो S इक्वल्स टू कितना आया सर, ये आया हाफ, एक ही जगह आ जाएगा बेटा QE अपॉन MQ and that's a T square, that means TQ square. This is equation number 2.
इक्वेशन 1 और 2 दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूं बिकॉज मुझे टीपी बाई टी क्यू चाहिए। तो एस दोनों में सेम है, गिवन है ना कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस। तो इसलिए मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूं। जैसे ही दोनों को इक्वल रखूंगा तो इट बिकम्स हाफ क्यू ई अपॉन, हियर इट इज एम पी एंड इनटू टी पी स्क्वायर, हाफ क्यू ई अपॉन एम क्यू and it is tq square. So we can say that half cancel out, qe cancel out. Now we need to find tp by tq, that's why tq को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं. So tp square upon tq square equals to mp upon mq, and स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा तो tp by tq इक्वल्स टू बन जाएगा बेटा अंडर द रूट mp upon mq, and this is option C. Clear? So this was the question जो 2024 के अपने बोर्ड एग्जाम में आया था. ठीक है, तो सिंपल चीज थी, कोई खास बात नहीं थी. चार्ज है, उसका मास दे रखा है, उसका डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया, बट दोनों का सेम डिस्टेंस है, वो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं. टाइम टीपी के लिए ट्रैवल किया, इसने टाइम टीक्यू के लिए ट्रैवल किया, बट इसने और इस दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया. हम s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज को प्लेस किया, डिस्टेंस इक्वल है ट्रैवल, हेंस इक्वेट करके यहां से टीपी बाई टीक्यू का रेशियो निकाल लिया. इज इट क्लियर? ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the magnitude of electric field due to a point charge object at a distance 4 meter is 9 Newton per coulomb. Okay, so electric field दे रखा है किसी point charge की वजह से. So let's say कोई point charge है Q. ठीक है बेटा, उस Q चार्ज की वजह से 4 मीटर की डिस्टेंस है, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है लेट से, और यहां पर जो फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो कितना है? सो दैट इज इक्वल्स टू 9 न्यूटन पर कूलम. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए सर पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर. सो क्यू हमें पता नहीं है, आर पता है, ई पता है, ई कितना है 9, के क्यू अपॉन के भी हमें नॉन होता है, कांस्टेंट होता है. सो आर इज 4, सो वी कैन से दैट इट इज 4 स्क्वायर. सो के यहां से अगर निकालें तो के और क्यू का प्रोडक्ट आएगा 9 इंटू 16. ठीक है, इसको एक बार छोड़ देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है? फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट, इस सेम चार्ज ऑब्जेक्ट से द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट डिस्टेंस ऑफ. अब ये पूछ रहा है कि इस सेम चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हो जानी चाहिए, कितनी? ई डैश इक्वल्स टू 16 न्यूटन पर कूलम. ही इज आस्किंग अबाउट डिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस पे होगा. लेट से हमने कहा आर डैश पे होगा. ओके, सो ई डैश इक्वल्स टू इसकी क्यू की वजह से कितना होना चाहिए सर? ई डैश इक्वल्स टू आएगा के क्यू डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर. ठीक है, ई डैश कितना गिवन है? 16. ओके, यहां पे क्यू डैश नहीं लेंगे, क्यू ही लेंगे बिकॉज सेम चार्ज है. तो के क्यू कितना है सर? हमने फाइंड किया 9 इंटू 16. ओके, इट इज 9 इंटू 16 और इट इज आर डैश स्क्वायर. आर डैश तो हमें फाइंड करना है, सो आर डैश स्क्वायर इधर जाएगा बेटा जी, और ये बन जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन 16. 16 टू 16 कैंसिल आउट. सो हमें क्या मिला? आर डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9. सो आर डैश कितना मिला सर? ये मिला 3, बिकॉज स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगा. सो इट इज 3. सो एक्चुअली गिवन है 3 मीटर. सो आर डैश कितना है बेटा? 3 मीटर. दैट मीन्स 3 मीटर पर ये जो फोर्स है ये कितना हो जाएगा? 16. क्लियर है बात? ओके, सेम चार्ज की वजह से आप सोचिए ना, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा. तो ये देखो यहां पर डिस्टेंस 4 था तो आंसर 4 से नीचे आएगा, तो 6 तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, 9 से 16 हो गया फोर्स. फोर्स क्या है सर? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना. तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज करेगा
वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 से 16 करना है तो डिस्टेंस सेम चार्ज के लिए क्या हो जाएगी, 4 से डिक्रीज, और वो कितनी आएगी, 3। आप प्रोसीजर देख सकते हैं मैंने किस तरीके से निकाला, बहुत सिंपल है। ठीक बेटा, सो दैट्स वाई आपका आंसर हो जाएगा बेटा जी कितना, सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, बहुत तकलीफ होती है ना, तो कोई बात नहीं, देखिए 2021-22 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना जरा। अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नेगेटिव चार्ज है, सपोज करिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, ऐसा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पड़ा है, दैट मींस -q पड़ा है। ये कह रहा है नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, जबकि इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो, अगर मैं फोर्स को वेक्टर में लिखूं तो मैं कह सकता हूं F इक्वल्स टू -q इंटू ई, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, अपोजिट। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। सो क्लियरली असर्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, जबकि ये कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो क्यू चार्ज अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग। तो असर्शन एंड रीजन बोथ फॉल्स हैं हमारे, ठीक है। ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स, हेंस इसका आंसर होगा बेटा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ बिटवीन द प्लेट्स। तो पहले दिमाग लगाओ, डायग्राम के अंदर हमें जो सिचुएशन दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो चार्ज प्लेट के बीच में, मतलब ऊपर भी एक प्लेट है नीचे भी प्लेट, दोनों चार्ज प्लेट है, ऊपर वाली पॉजिटिव है नीचे वाली नेगेटिव है, ठीक है। उनके बीच में क्या रखा हुआ है, एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा हुआ है, बस ये बात ध्यान रखना, ये कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर रखा हुआ है, तो अब समझो क्या होगा, पहला गलत है। अब पूछो क्यों गलत है, इस बात को देखो सर, पॉजिटिव, अगर यहां पर ऊपर पॉजिटिव वाली प्लेट है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, लेकिन इस नेगेटिव यहां से निकल करके सिर्फ इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा समझना सर, जब भी किसी चार्ज्ड प्लेट के पास में अगर आप कंडक्टर रखते हैं तो उसकी कंडक्टर के सामने, जैसे ये कोई चार्ज प्लेट है, मान लीजिए पॉजिटिव है, तो इधर जब भी कोई कंडक्टर रखा जाएगा ना, इसका इधर वाला जो एंड है ना, इधर एक चार्ज इंड्यूस होगा। क्या होगा बेटा, चार्ज इंड्यूस होगा। कौन सा, अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव इस साइड पर आ जाएगा और ऑब्वियसली पॉजिटिव इस साइड पे चला जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो यहां से निकलेंगी वो इधर की तरफ इस तरीके से ट्रैवल करेंगी, या आप कह सकते हो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, जो कि आपको सिर्फ सी में जाती हुई, डी में जाती हुई दिख रही है। यहां तो भाई साहब इसका कोई रोल ही नहीं है, तो ये तो गलत ही हो गया, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कैसे हो सकता है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बचाइए, तो इसमें पॉजिटिव से आप कंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इधर इंड्यूस चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव और नेगेटिव के सामने पॉजिटिव, तो दैट्स व्हाई यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकलती हुई दिखनी चाहिए और इधर एंटर करती हुई दिखनी चाहिए, जो कि आप इसमें देख रहे हो। बाकी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख ही रही हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? सो ये भी 21-22 का क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। चलिए याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, और प्लेट के सामने अगर कोई आपने कंडक्टर रखा तो प्लेट जो चार्ज्ड साइड है, इसके सामने जो कंडक्टर की साइड होगी उधर पे चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, और वो अपोजिट नेचर का होगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। A point charge situated at r distance from a short electric dipole। एक पॉइंट चार्ज है, कहां पर रखा गया है, r डिस्टेंस पे फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑन इट्स एक्सिस पे, और वो एक्सपीरियंस कर रहा है F फोर्स। तो मतलब सिचुएशन ऐसी है, डाइपोल क्या होता है,
सर माइनस क्यू और इधर है प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर रहता है ओ, ठीक है। इस डायपोल के एक्सिस के ऊपर सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक तुमने चार्ज रख दिया, और ये चार्ज कितना है बेटा, क्यू नॉट। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, आई थिंक आपको दिख रही होगी सिचुएशन कैसी है। ठीक सा। तो सर यहां पर पहले ये समझिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सर इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, और ये पी वेक्टर होता है। मैं इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो पी बराबर कितना होने वाला है, सर ये होता है क्यू इंटू 2L इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो आप सिर्फ पी भी याद रखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर क्यू नॉट पर एक्सिस पे, ऑन एक्सिस डायपोल की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया जाता है, सर ए एक्सिस होता है 2kp अपॉन, अगर डिस्टेंस r है तो r क्यूब, ठीक है, 2kp अपॉन r क्यूब एक्सिस पे। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर होगी, दैट इज ई एक्सिस। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो फोर्स कितना होगा, तो सर फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा, इस एक्सिस पे फोर्स हो जाएगा, अगर क्यू नॉट है तो क्यू नॉट इंटू ई एक्सिस, ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर ये डिस्टेंस r की बजाय क्या हो जाए 2r, यानी कि चार्ज अब यहां चला गया सर, और इसकी ये डिस्टेंस जो टोटल डिस्टेंस है यहां से, वो आप कह सकते हैं कि सर ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 2r। तो एक बात बताइए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो अब जो ई एक्सिस बनेगा ना, हम उसको ई डैश कह देते हैं, ये होगा 2kp अपॉन, r नहीं होगा, अभी ये डिस्टेंस 2r है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2r की पावर क्यूब। तो ई डैश जो एक्सिस आया वो आया 2kp, 2 का जब क्यूब करोगे तो 8r क्यूब। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो पहले था, दैट इज ई एक्सिस। दैट मीन्स नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो गया सर, वो पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/8 हो गया, क्योंकि इस 2kp/r क्यूब की जगह ये एक्सिस रख दिया मैंने, तो ये एक्सिस अपॉन 8। सो ये ई डैश यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर फोर्स कितना होगा सर, फोर्स अगर मैं एफ डैश से लिखूं तो मैं कहूंगा क्यू नॉट इंटू ई डैश, वो भी एक्सिस। अच्छा, ई डैश एक्सिस की वैल्यू ई एक्सिस बाय 8 है, तो मैं यहां पर कर रहा हूं क्या कि सर एफ डैश इक्वल्स टू आया क्यू नॉट ई एक्सिस अपॉन 8। अब ये क्यू ई एक्सिस क्या था सर, ये तो पहले वाला फोर्स था, दैट मीन्स नया फोर्स जो है वो पहले वाले फोर्स के 1/8 टाइम हो जाएगा। देख रहे हो, डायरेक्शन सेम रहेगी। सो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, वैसे भी आप याद रख सकते हो कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कहेंगे कि अगर आपने आर को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/8। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1/8 हो जाता है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 1/8। अगर आप डायरेक्ट देखना चाहें तो डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ई एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और आर यहां पर डबल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/8 हो जाएगा। दैट्स वाई फोर्स भी 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डायपोल की लेंथ को किससे लिखते हैं हम, 2L से। वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मैं पहले ही मीटर में लिख देता हूं। ठीक है, ओके। इसे एक एंगल पर रखा गया 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये गिवन है सर, लेंथ दे रखी है 2L इक्वल्स टू दिस
एंड एंगल दे रखा है, दैट मीन्स थीटा दे रखा है 30 डिग्री। ये एंगल किसके किसके बीच में है? ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका डायपोल है उसके बीच का एंगल है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 × 10⁵ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। यहां पर आप वेक्टर नहीं लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है, तो इसलिए आप ये लिख दीजिए। इफ डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, अब इसकी वजह से डायपोल कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है? 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल इज, चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, और यहां पर अगर आपने एक ऐसे पी रख रखा है तो आप कहते हैं कि डायपोल सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, जबकि थीटा पी और ई के बीच का एंगल है, ठीक। नाउ थीटा दे रखा है, अब पी को मैं लिख रहा हूं तो पी होना चाहिए q टाइम्स ऑफ 2l। 2l इज द डिस्टेंस डायपोल के बीच के, यानी कि अगर -q और +q है तो इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। और E कितना है सर? ये दे साइन थीटा। नाउ प्लेस ऑल द वैल्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉर्क, दैट इज 8 × 10⁻³ नाउ Q सर फाइंड आउट करना है। 2l की वैल्यू कितनी है सर? 2 × 10⁻²। E की वैल्यू कितना है सर? 2 × 10⁵, है ना। और साइन कितना है सर? साइन 30 गिवन है, थीटा इक्वल्स टू 30। वैल्यूज को रखना है, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सर ये हो जाएगा 8 × 10⁻³ Q टाइम्स ऑफ 2 2 जा 4 -2 और ये हो जाएगा 10⁻³ -2 + 5 +3 साइन 30 कितना होता है सर? दिस इज 1/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। सो 2 से 4 कैंसिल किया, 2 आया। 2 × 10⁻³ इधर डिवाइड में जाएगा, सो Q इक्वल्स टू 8 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³। सो 2 to 8 कैंसिल किया, 4 3 ऊपर आया, तो सर ये हो जाएगा -3। सो 10⁻³ और -3 कितने हो गए? -6। -6 को क्या लिख सकते हैं सर? सर इसको लिख सकते हैं 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, बिकॉज चार्ज की यूनिट कूलम होती है। सो दैट्स वाई आपका आंसर होना चाहिए ए। समझ में आया बात? टॉर्क पीई साइन थीटा, ठीक है, और एम सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पी डॉट ई, सॉरी पी डॉट ई, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो ध्यान से सुनना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट है ना। जैसे आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म को आप ऐसे बहुत सी फील्ड लाइंस बना करके शो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहां पर कोई डायपोल रखा गया है, ठीक है, -q एंड +q, तो फर्स्ट थिंग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, तो ये जो भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये उसके अकॉर्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो यहां पर वैल्यू है। अलग अलग पॉइंट्स पर, ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पर अलग है, इसीलिए यहां पर फोर्स अलग होगा और यहां पर फोर्स अलग होगा। अगर मैं यहां पर F+ लिखूं और यहां पर फोर्स F-, तो मैं कह सकता हूं F+ और F- अलग अलग होंगे, सो इसीलिए नेट फोर्स तो क्रिएट होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या एक्सपीरियंस करता है? चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और दो फोर्स है ना, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो ऑब्वियसली, अगर ये ऐसे पेन है, अगर कोई एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, भले वो अलग अलग फोर्स से खींच रहे हैं, पर ये ऐसे मूव तो करेगा ना, ऐसे रोटेट तो करेगा ना, दैट मीन्स ये टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। सो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल एक्सपीरियंस ऑलवेज अ फोर्स एंड
टॉर्क। तो ए फोर्स है ना, ऑलवेज अ फोर्स एंड टॉर्क, सी ऑप्शन। अगर यहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका जो डायपोल होता है, इट नेवर एक्सपीरियंस एनी फोर्स, इट एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली। बिकॉज उस सिचुएशन के अंदर बेटा आप कह सकते हैं कि सर ये यूनिफॉर्म है, यहां पर अगर कोई आपका डायपोल है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो यहां पर जो भी फोर्स लगेगा और यहां पर जो भी फोर्स लगेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या थी, सेम। क्योंकि F बराबर क्या होता है बेटा, सर F इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्टीमेटली अगर E सेम है तो F भी सेम होगा, बट इस सिचुएशन में E अलग अलग है, इसलिए F भी अलग अलग होगा। सो नेट फोर्स भी क्रिएट होगा और टॉर्क भी होगा। यहां पर दोनों फोर्स सेम है, दोनों अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0, अगर कोई भी क्लोज सरफेस है उसके थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0, देन व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, फील्ड लाइंस है ना, फ्लक्स को फाई से लिखते हैं। तो अगर मैं गॉस लॉ पे ध्यान दूं तो गॉस कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इफ फाई, इसको मैं नेट फ्लक्स कहूंगा, और ये एनक्लोज्ड होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q एनक्लोज्ड वो चार्ज है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है। सो दैट्स वाई अगर आपको कोई कहे कि नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस 0 है, तो अगर आप इसको 0 रखेंगे तो आपके पास इसको 0 रखते ही Q एनक्लोज्ड भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। सो एप्सिलॉन नॉट इधर गया तो ये पूरा 0 हो गया। सो इसका मतलब यहां से इन्फर कर सकते हैं हम, क्या इन्फर कर सकते हैं बेटा, कि सर Q एनक्लोज्ड 0 है, यानी कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये गॉस के लॉस है, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऑप्शंस पे भी आप ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है की बात नहीं, इससे हम इन्फर नहीं कर सकते कि अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है, अगर हो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे तो इन्फर यही होता है कि अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इनसाइड द सरफेस, हो सकता है पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट वेरी भी कर सकती है। चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस, चार्ज तो प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट इससे हम इन्फर इतना ही करते हैं कि देयर इज अ नो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बिकॉज फ्लक्स इज 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, जो भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सर दैट इज Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप कह सकते हैं सर एक तो ये चार्ज जितना भी टोटल चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, एंड दूसरा एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले से पता चल रहा है ये गॉसियन सरफेस के अंदर। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑब्वियसली इसे एप्सिलॉन नॉट क्या है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। तो अगर मीडियम अलग है तो अलग होगा फ्लक्स, तो इसलिए नेट चार्ज एनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम दोनों पे डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है बात? बाकी ऑप्शंस पे भी अगर आप देखें तो नीचे से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली, नो, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेट चार्ज एनक्लोज्ड ओनली, नो, इट डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑल्सो। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गेम से आउट है। ठीक है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, सॉरी,
गॉसियन सरफेस के साइज से इस नेट फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है। लेट से अगर हम एग्जांपल से ही समझें, यहां कोई प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है तो गॉसियन सरफेस कैसी भी हो, है ना, मतलब आपने ऐसी ली है यहां पर, है ना, बड़ा लिया है, कितना साइज लिया है, कैसी शेप ली है, कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां स्फीयर्स हैं तो भी गॉसियन सरफेस, तो भी उतना ही फ्लक्स आएगा, और अगर यहां पर मैं क्यूब रख दूं तो भी इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये कमरे से बाहर निकलने वाली फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा सर, इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इस सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब गॉसियन सरफेस कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां स्फीयर भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस फॉर्मूले में भी आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2q at distance r is E। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज क्या है बेटा सर, पॉइंट चार्ज है 2q। कितना है बेटा 2q। सो पॉइंट चार्ज है सर 2q, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है r डिस्टेंस पे, मान लो ये पॉइंट p है और ये डिस्टेंस है सर r, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ऑब्वियसली kq अपॉन r स्क्वायर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। एक थिन स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब एक स्फीयर है, ये स्फेरिकल शेल है, थिन है बहुत। ठीक है, और इसकी रेडियस हमें दे रखा है, इसकी ये रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, थिन स्फेरिकल चार्ज, then the magnitude of electric field due to uniformly charged thin spherical shell R, total charge Q at a distance, जबकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है Q at distance R by 2। R by 2 डिस्टेंस पे क्या होगी, तो सर यहां पर R by 2 डिस्टेंस लेट से ये है, दिस इज R by 2, ये R था तो ये R by 2, और गिवन है कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट तो आउटसाइड में है। और आपको पता होना चाहिए कि थिन स्फेरिकल शेल की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लाइट से मैं इसको ई डैश कह रहा हूं या मैं ई शेल कह देता हूं, ई एस कह देता हूं, ई शेल, सर ये कितना होगा सर, ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर चार्ज कितना है शेल पे, क्यू है, सो के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है आर बाई 2, सो आर बाई 2 स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं सर ये हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर नीचे आएगा 4, 4 ऊपर चला गया, 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। नाउ लुक एट दिस सर, 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ई, सो आप कहेंगे ई एस इक्वल्स टू, अगर आप वैसे अनकंफर्ट फील करें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको 2 लिखिए, इसको 1 लिखिए, आप लिखिए इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं, कंपैरिजन का यही तरीका है। सो 2 को 1 से डिवाइड किया तो आप कहेंगे ई एस अपॉन ई, और ई एस की वैल्यू कितनी है सर 4 के क्यू बाई आर स्क्वायर, और नीचे ई की वैल्यू आएगी 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो नीचे 2 के क्यू और इसका रेसिप्रोकल हो गया इसलिए ऊपर चला गया आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर कैंसिल, के क्यू टू के क्यू कैंसिल, 2 2 जा 4, सो ई एस इक्वल्स टू आया, ये इधर आ जाएगा 2 इंटू ई। सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा ट्वाइस, सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ई। दिस इज द क्वेश्चन इन टर्म 21 एंड 22। ठीक बेटा, तो ये थे फर्स्ट चैप्टर के पिछले 5-6 साल में जितने भी एमसीक्यू आए हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आपको पता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है, दैट्स वाई एमसीक्यू इक्का दुक्का कभी कभार आता है, दैट्स वाई कम एमसीक्यू थे, लेकिन ये चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा आता है, और में आए या कैसे भी आए, ऑलमोस्ट इस चैप्टर में से 6 से 7 नंबर का पोर्शन हर बार कवर होता है। उम्मीद है आपने ये सारे एमसीक्यू अच्छे से देखे होंगे। ठीक है, अगर आपको इनको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ जो है इसके लिंक में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करें तो मैं फिर उसके बाद डाल दूंगा। ठीक,
तो आज के लिए हम आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। हमने एमसीक्यूज को कवर किया। अगर आपको और भी क्वेश्चंस कुछ कवर करने हैं तो प्लीज डू कमेंट और मुझे बताइए, सजेस्ट करिए, ताकि मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस और आपके साथ लेके आ रखूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू एक ऐसा पोर्शन है जहां पर बच्चा थोड़ा सा ऐसा अपने आप को असहज महसूस करता है, इसलिए मैंने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। और भी अगर आपके कोई सजेशन सुझाव हैं जो भी, उनका मोस्ट वेलकम है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।